नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और दुनिया को समझने में तो बहुत योगदान देगा ही। आइए स्वागत करते हैं आज के सेशन में और आपको बताते हैं कि जो हाल ही में ये खूबसूरत नजारे आपको दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, और इसको सौर तूफान क्यों कहा गया है, ऐसा क्या होता है। तूफान में तो हम हवाओं का बवंडर बनते हुए देखते हैं, क्या सोलर का बवंडर बन गया है क्या? जबरदस्त जानकारी है आज के सेशन में, गजब आनंद आने वाला है। थोड़ी सी साइंस भी इसमें सीखेंगे तो मजा कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। मेरे प्यारे साथियों, सामान्य दिनों में हमें आसमान कुछ नीला और क्षैतिज के नजदीक कुछ पीला दिखाई पड़ता है। आसमान में अक्सर हमें बादलों के कारण स्कैटर्ड हुआ प्रकाश नीले पीले रंग में दिखाई देता है। आसमान के इन कलर्स में दिखने में अचानक अगर आपको ऐसे लाल और नीला कलर दिखने लगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो हाल ही में ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सच्चाई बन गई हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल ऐसा आसमान हाल ही में दिखाई दिया है। आप कुछ तस्वीरें देखें और इन रियल तस्वीरों को आप अपनी आंखों से एक बार के लिए प्रत्यक्ष जान लें कि हाल ही में दुनिया भर में कुछ ऐसे आसमान के रंग देखे गए हैं। आसमान के ये रंग दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, उतनी ही चिंता पैदा करते हैं। ये चिंता केवल दुनिया में ही नहीं थी, हमारे को भी मिली है। हमारे देश के अंदर लद्दाख में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। हाल ही के अंदर देखी गई इन तस्वीरों के चलते दुनिया में चिंता बनी सैटेलाइट्स के लिए। इतना सैटेलाइट्स के लिए दिक्कत बनी कि एलन मस्क के जो स्टारलिंक के सैटेलाइट हैं, उनका मामला हिल गया। क्या है ये पूरी कहानी, किस तरह से ये आसमान का रंग होता है नीला पीला लाल, आज के सेशन में हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को साझा कर दें और हां, आप अगर करंट की खबरें इधर-उधर खोजते हुए पढ़ते हुए लगे रहते हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। आपको पोल में एक ऑप्शन क्रिएट करवाया जा रहा है। बताइए पुतिन ने हाल ही में किसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया नियुक्त किया है? कमेंट में आपके सामने पोल क्रिएट किया हुआ है, जाकर जवाब दे दीजिए। जब तक जिस प्रकार से पावरफुल सोलर स्टॉर्म की बात हो रही है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूज़ और न्यूज़ के साथ-साथ सूरज की संरचना, सूरज के साथ-साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जैसी बातें समझनी और सीखनी होंगी। असल में हुआ कुछ यूं कि 10 मई की रात को अचानक सूरज के रात को अचानक आसमान में कलर्स दिखने लगे। आप गहरी रात में सो रहे हो और रात में अचानक आपको आसमान में कुछ इस तरह के कलर्स दिखने लगे कि आपको लगे कि लग रहा है एलियंस उतरने वाले हैं, लग रहा है उनके हवाई जहाज के नीचे की लाइट जल रही होंगी, है ना। वैसे कुछ नजारे देखने को मिले। इन नजारों पर नासा ने अपनी टिप्पणी करी। ये नजारे जो दिखे, इनकी वजह से दुनिया भर में जो इफेक्ट उत्पन्न हुआ, इसे ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा की घटना कहा जाता है। ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इनमें से ऑरोरा बोरियलिस की घटना हाल ही में देखी गई। इस घटना को नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया और यह जानकारी जनहित में जारी करके नासा ने बताई। नासा ने जो बात बताई उसे हमारे भारत का जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है हेनले के अंदर, कहां लगी हुई है, लद्दाख के अंदर, वहां पर भी वो रिपोर्ट किया गया। मैं आपको यहां दिखा दूं, इस इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले में भी कुछ इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया गया। अगर आप टाइमिंग देखें तो 10 तारीख की रात को, यानी शुक्रवार की रात को निकलते ही 11 तारीख रात 12 बजे बाद शुरू होती है। तो आप यहां पर घड़ी को देखते चलें तो आप इस प्रकार से पाएंगे। देखिए, आप अगर टाइमिंग को ऑब्जर्व करें, मैं एक बार फिर से वीडियो चला के दिखाता हूं, आप देखें तो भारत के लद्दाख में हेनले नामक विलेज में कुछ इस प्रकार के दृश्य देखे गए। आप यहां पर टाइमिंग देखिए, 11 तारीख को अब समय बढ़ता जा रहा है, रात गहरी होती जा रही है, रात के 1 बज गए, रात के 2 बजने की तरफ आप बढ़ रहे हैं और नॉर्थ पोल की तरफ आप देख रहे हैं कि ये रेड होता चला जा रहा है। रात को ये और रेड होता चला जा रहा है, 2 से 3 की तरफ आप बढ़ रहे हैं। 3 बजे तक आपने और तीव्र प्रकाश यहां पर नॉर्थ पोल पर देखा। फिर यहां नीला रंग आपको 4 बजे के आसपास दिखने लगा। 4 बजे के आसपास कुछ इस प्रकार का नीला रंग आपको दिखने लगा। ये इंडियन ऑब्जर्वेटरी जो है उसने ऑब्जर्व किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटना हुई, इस घटना में ये जो लाल और नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, सिंदूरी केसरिया रंग और नीला रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप थोड़ा सा समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। ये तस्वीरें रियल हैं, भारत की हैं, भारत के लद्दाख की हैं और ये तस्वीरें जनहित में जारी हो चुकी हैं। अब ये होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी से सूरज बहुत दूर है, हम सोलर मंडल के अंदर ही रहते हैं, सौर मंडल में ही रहते हैं। और सूरज में रोशनी का कारण क्या है? अच्छा, एक बेसिक कांसेप्ट आप सब जानते होंगे कि सूरज मंडल में या सौर मंडल में अर्थ, मार्स, ये वीनस, ये सब प्लेनेट हैं। प्लेनेट हैं, इसका मतलब इनका अपना कोई रोशनी नहीं है। अपना रोशनी नहीं है से मतलब तारों में अपनी रोशनी होती है। स्टार्स और प्लेनेट में एक बेसिक डिफरेंस है। कई बार मैंने आपको कहा है, स्टार्स वो होते हैं जो खुद जल करके रोशनी पैदा करते हैं और प्लेनेट वो होते हैं जो स्टार्स की रोशनी में चमकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप तारे हैं कि आप प्लेनेट हैं, आप खुद से खुद के बारे में डिसाइड करिए। अगर तारा कहा जा रहा है तो सूरज एक तारा है। सूरज जो एक तारा है वो खुद से चमकता है। खुद से कैसे चमकता है? यहां पर बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। ये जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 एटम मिलकर के किसी बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन, तो यहां पर फ्यूजन प्रकार के रिएक्शंस के चलते बहुत तीव्र ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। वो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वही पूरे सोलर मंडल को ऊर्जायमान रखती है। वही रोशनी अर्थ पर दिन के अंदर दिखाई देती है। लेकिन कई बार, जैसे उबलती हुई खौलती हुई कढ़ाई में कई बार बहुत तेज लपटें बाहर निकलकर आ जाती हैं, ऐसे ही सोलर सिस्टम के अंदर भी बहुत बार ऐसी लपटें निकल पड़ती हैं। मतलब जो सूरज अपने आप से इतना तप रहा है, उस तपते हुए सूरज के अंदर से कुछ इस प्रकार की सोलर फ्लेयर्स निकल आती हैं। अब सोचो, ये जो सोलर फ्लेयर्स निकली हैं, जैसे आप कभी हवन यज्ञ वगैरह देखते हैं तो हवन यज्ञ में सामान्यतया तो कम ज्वाला जल रही होती है, लेकिन कई बार ज्वाला बहुत ऊंचाई तक निकल जाती है जो अनप्रेडिक्टेड होती है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनके चलते ऐसा हो जाता है। हाँ जी, बापूजी लिख रहे हैं लर्न लाइव मेडिटेशन, बहुत बढ़िया, 1000 रुपए आपने दान किया और अपना विज्ञापन किया, और भी करिए। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो आप चीज देख रहे हैं, इससे सोलर सिस्टम में जो निकली हुई ये लपट है, इससे सोलर सिस्टम में जो और लगे हुए प्लेनेट हैं वो इस गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। जब सूरज की इतनी दूर बैठी हुई रोशनी हमको गर्मी में तपा सकती है, गर्मी के समय, इस समय टेंपरेचर 46 से ऊपर राजस्थान में चल रहा है, सोचिए अचानक बहुत तेज लपट आ जाए तो वो तो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और जब हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है तो भाई साहब, इससे बचने के लिए क्या पृथ्वी ने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल किया है। क्या इंतजाम है उसको समझाते हैं। देखिए, सूरज को आपने अच्छे से समझा, सूरज से निकलते हुए इस कोरोनल मास इजेक्शन को आपने तस्वीरों में देखा, और जब कोरोनल मास इजेक्शन को आपने देखा तो ये कोरोनल मास इजेक्शन, ये जो सोलर फ्लेयर्स निकली ना, इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ये निकल करके जो और प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, चलते चलते अर्थ तक भी पहुंचती होंगी। अब थोड़ा सा हम अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए, अर्थ के बारे में आपको ये तो मालूम है कि ये घूमने वाली बॉडी है, घूम रही है, अपनी अक्ष पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। कहा जाता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिज्म पैदा होता है। अर्थ भी जब मूव करती है तो मैग्नेटिज्म पैदा करती है। मैग्नेटिज्म जब भी कहीं किसी बॉडी में पैदा होगा तो उसमें 2 पोल बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अगर हम धरती को ध्यान से देखें तो धरती पर भी 2 पोल बन जाते हैं। एक ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ बना हुआ पोल है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे की तरफ बना हुआ साउथ पोल है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुक करके घूमती है। तो यहां पर नॉर्थ पोल बन गया, अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ, इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल बने होते हैं। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूम रही है तो घूमते घूमते मैग्नेटिज्म पैदा किया तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करने लगता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ नॉर्थ से साउथ के बीच में, इसका ट्रैवल नॉर्थ और साउथ के बीच में जब चलने लगता है तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। मतलब आप ऐसे देखें, ये सोलर मतलब ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्रकार से क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ, इसने अर्थ के 2 कॉर्नर्स को पूरी तरह खाली छोड़ दिया। अब इसको आसान रूप से समझने के लिए आप इधर आइए।
अर्थ में आप जब अर्थ को ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है, लेकिन जब मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में नीचे की तरफ नॉर्थ पोल है और इधर की तरफ साउथ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ में जब मैग्नेटिक फील्ड का ट्रेवल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के ट्रेवल होने पर नॉर्थ और साउथ पोल खाली रह जाते हैं। मतलब बाकी तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन ऊपर और नीचे दो हिस्से ऐसे रह गए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। ऐसी स्थिति में सन के अंदर जो कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, वो कोरोनल मास इजेक्शन जब अर्थ की तरफ आने लगता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन के लिए उत्पन्न हुआ है, ये इन विंड्स को टकराकर पृथ्वी पर सीधा नहीं आने देता। यही कारण है कि जो ये इक्वेटर वाले हिस्से हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाले हिस्से हैं, इन हिस्सों में कभी भी इस प्रकार का ऑरोरा दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूरज की तरफ से निकली हुई सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के चलते तो प्रभाव नहीं डालती, लेकिन ये रास्ता खोजकर जहां खाली जगह है वहां से पहुंचने का प्रयास करती हैं। अर्थ के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव खाली हैं, यानी वहां मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरह से अर्थ को जैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, वैसे इन क्षेत्रों में ऊपर की तरफ प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात, चूंकि इन दोनों के बीच में ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवल होने से मैग्नेटिक फील्ड यहां संकेंद्रित हो रहा है। इस संकेंद्रित होते हुए मैग्नेटिक फील्ड पर सवार सोलर फ्लेयर्स जब दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं तो यहां चमक पैदा कर देती हैं। उत्तरी ध्रुव पर जब पैदा होने वाली चमक होती है जिसे सूरज की ज्योति अरोरा कहते हैं, तो ये अरोरा बोरियोलिस कहलाता है। और जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ पैदा होती हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। हाल ही में जो रोशनी देखी गई है ये अरोरा बोरियोलिस यानी नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखी गई है। संभवतः अब आपको ये समझ में आ गया हो और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हो। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न, लद्दाख क्षेत्र में ही क्यों देखने को मिला? क्योंकि भारत के उत्तर की तरफ है, टेम्परेट रीजन की तरफ लद्दाख निकल गया है, यानी ये ध्रुव की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इक्वेटर की तरफ देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब दुनिया में अगर और कहीं देखने को मिला हो तो कहां मिला होगा? रशिया में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा, अमेरिका के और उत्तरी ध्रुवों की तरफ देखने को मिलेगा, बाकी ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो देश बसे हैं इन्हीं में ये देखने को मिलता है। अब जब सोलर फ्लेयर्स यहां तक पहुंचती हैं, इतनी चमकदार रोशनी करती हैं, तो केवल रोशनी करने के लिए ही आती हैं क्या? नहीं। आप कॉमन सेंस यूज करिए कि जब सूरज की रोशनी से हमें इतना नुकसान होता है कि मतलब थोड़ा भी टेंपरेचर बढ़ जाए तो आप और हम एकदम बेहोश हो सकते हैं। 50 से ऊपर धरती का तापमान निकल जाए, मतलब दिन का तापमान निकल जाए तो प्रशासन पानी बरसाने लगता है, सड़कों पर पानी की बारिश की जाने लगती है। सोचिए अगर ऐसे हालात सोलर फ्लेयर से होने लगे तो स्थितियां तो विकट बिगड़ जाएंगी। विकट बिगड़ने वाली परिस्थितियों से आसमान में जो ऑलरेडी पृथ्वी से ऊपर की तरफ जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके लगे हुए सैटेलाइट्स हैं या फिर स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस बने हुए हैं जिन्हें पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सुरक्षा नहीं दे रहा है, उन पर सोलर फ्लेयर्स अगर पड़ेंगी तो कितना नुकसान पहुंचाएंगी। सामान्य रोशनी जिसके चलते वो चार्ज हो रहे हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक रोशनी तो हो सकता है सर्किट फूक जाए और सर्किट फूक जाए और सैटेलाइट्स खत्म हो जाए। आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज जो मैग्नेटिक सिग्नल्स पर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं, जिनके चलते वो रेडिएशंस के चलते वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अगर उनके कम्युनिकेशन को ये सोलर फ्लेयर्स प्रभावित कर दें तो विचार करिए कितनी सारी फ्लाइट्स अपना रास्ता भूल जाएंगी। विचार करिए कितने सारे सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। बहुत सी सैटेलाइट्स के चलते ही हवाई जहाज प्रॉपर्ली आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि धरती पर बने हुए जो स्टेशन हैं वो समुद्र में तो होते नहीं है, तो समुद्र में वाया सैटेलाइट जो हवाई जहाज है वो कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर सैटेलाइट का कम्युनिकेशन हिल जाए तो सोचिए क्या हो। ऐसे ही बहुत सारे पावर ग्रिड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और इतना तेज इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगेगा तो सैटेलाइट का पावर ग्रिड और धरती पर जो पावर ग्रिड है वो हिल सकते हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो सोलर फ्लेयर्स के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही ये लाइट्स क्यों नजर आती हैं, कलरफुल लाइट्स क्यों नजर आती हैं, क्योंकि कोरोनल मास इजेक्शन के कारण धरती पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोटेक्शन तो है, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पर जहां ये मैग्नेटिक फील्ड जाकर एकत्रित हो रहा है वहां पर ये फ्लेयर्स खुद भी साथ साथ पहुंच जाती हैं और चमक पैदा करती हैं। यही कारण है कि अरोरा दिखाई पड़ते हैं। सर ये जो कलरफुल चीजें दिखती हैं देखने में बढ़िया लगती हैं, लेकिन नुकसान को नापने का कोई पैमाना तो होता होगा? बिल्कुल होता है। इस कोरोनल मास इजेक्शन के कारण कलर जो पैदा हुए, इनके पैमानों को कई भागों में बांटा गया है, प्रभाव को कई भागों में बांटा गया है। G1, G2, G3, G4, G5, यानी कि वो प्रभाव जिसके चलते नुकसान कम हो उसे G1 और जो अत्यधिक हो उसे G5 कैटेगरी में रखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, G5 कैटेगरी का ही अभी मास इजेक्शन देखा गया। G5 जो एक्सट्रीम कैटेगरी है जिसमें ब्लैकआउट और कंप्लीट कोलैप्स और पावर ग्रिड देखने को मिल सकता है, नेविगेशन सिस्टम सफर कर सकता है और साथ में अमेरिका के कई और निचले हिस्सों की तरफ इसको दूर से देखा जा सकता है। उस प्रकार के जो जियोमैग्नेटिक मतलब ये जो स्टॉर्म है जो कि मैग्नेटिज्म के कारण देखने को मिल रहे हैं, इन्हें सीवियर और एक्सट्रीम कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम कैटेगरी का हाल ही में नजारा आपने देखा, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं वो मैंने बता दिए। साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बना हुआ है अंतरिक्ष में, वहां पर एस्ट्रोनॉट से कहा कि सब लोग अंदर रहना, इसके चलते दिक्कत खड़ी हो सकती है। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? 2003 में आखिरी बार सौर तूफान आया था, उसका नाम हेलोवीन तूफान था। कहा जाता है दुनिया में जब ये वाला तूफान आया था तब दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो वहां दक्षिण अफ्रीकी गिद्ध ठप पड़ गए थे। साथ ही साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान के बारे में कहा जाता है कि 1859 में आया था, जिस समय पर तूफान के कारण जो टेलीग्राफ की लाइनें थी वो पूरी तरह खराब हो गई थी, टेलीग्राफ की लाइनों में आग लग गई थी। ठीक है, एलन मस्क के सैटेलाइट्स को भी प्रभाव देखने को मिला है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है, मेजर जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म हैपनिंग राइट नाउ, बिगेस्ट इन लॉन्ग टाइम, स्टारलिंक सैटेलाइट आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बट होल्डिंग अप सो फार। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इस बारे में जानकारी दे दी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी। सभी साथियों के साथ इस जानकारी को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, हमारा आरएनए जल्दी ही अपनी पाठशाला पर लाइव आ रहा है, उसके लिए पहले से ही कमर